फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज लेकर मैं आया हूँ आप लोग के लिए इवनिंग सेशन, जो कि प्रतिदिन शाम के 6 बजे स्टार्ट होता है। ये चैनल प्रतिदिन आपको देते हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए है मस्ट हेल्पफुल। फ्रेंड्स, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है धातु और अधातु, अर्थात की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सल्फाइड अयस्क, उसके बाद कार्बोनेट अयस्क, इन सभी के डिस्कशन के बारे में। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे संक्षारण की क्रिया कैसे होती है। इस आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और बात आपसे डिस्कस कर लूं कि पिछला सेशन आपने जिसने भी नहीं देखा हो प्लीज आप देख लेंगे तो ये सेशन ज्यादा बेटर वे से आप समझ पाएंगे, क्योंकि पीछे हमने खनिज और अयस्क के बारे में चर्चा कर दिया था और आगे की जो पार्ट है, आगे की जो टॉपिक है वो स्पेशली पीछे के बेस के अकॉर्डिंग ही है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मैं इस क्लास में भी आपको डिस्कस जरूर करूंगा। एक और बात कि आप लास्ट तक इस सेशन पे बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातों, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, जिसे अगर आप रेगुलर वे में नहीं देखेंगे तो आप शायद स्किप करने के चक्कर में उस पॉइंट को भी छोड़ दें। इसलिए आप हमें हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा एवं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज के सेशन में स्पेशली हम लोग जानने वाले हैं फ्रेंड्स आपके धातु की प्राप्ति होने की आपके तरीके के बारे में, कि किस तरह से हमें धातु प्राप्त होती है, यानी अयस्क हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जान लेना जरूरी होता है कि आखिर धातु किससे प्राप्त होता है। तो इसके बारे में हमने पिछले सेशन में थोड़ा सा चर्चा किया था। आपको खनिज से जो भी धातु है वो प्राप्त होते हैं। अब जानने वाली बात है कि खनिज से जो अयस्क मिलेंगे हमें, अर्थात जिससे हमें धातु प्राप्त करनी है, उस किस फॉर्म में तैयार करेंगे, कौन से धातु होंगे और आपके एग्जाम के लेवल पे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, या किस लेवल तक का आपके धातु का निष्कर्षण पूछा जाता है। क्योंकि आपके एग्जाम में फिक्स है कि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो 4 या 5 ही है जिनके अंडर में आपके क्वेश्चंस आते हैं। मेनली 3 से 4 है जिनको मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा कि इन्हीं में से एक कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। वो भी फिक्स गारंटी होगा, 100% होगा। पीछे की पेपर उठा के आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे, यानी कि 99% तो चांसेस होगा कि यही होगा। अब 1% हो सकता है कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, हो सकता है कि मैं बोलूँ वो गलत भी हो जाए, लेकिन 99% अगर मेरे पे बिलीव है तो आप उस पॉइंट को देख के जाएंगे तो उससे बाहर का क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। धातु का निष्कर्षण का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और जो आएगा निष्कर्षण में उस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा आज ही के सेशन में मैं डिस्कस कर दूंगा कि कौन सा आने वाला है, अर्थात कि 3-4 बताऊंगा, उसमें से मैं बताऊंगा कि कौन आ सकता है आपके। चलिए अगर बात करते हैं, देखते हैं कि कैसे जानेंगे इसके बारे में। एक बार आप लोग थम्स अप कीजिए अगर क्लास रेडी करने के लिए रेडी है आप लोग, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए। अगर सभी फ्रेंड्स अगर नहीं जुड़ पाए हैं तो आप एक बार फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए, बता दीजिए फ्रेंड्स को कि अब सेशन हमारा जो है स्टार्ट हो गया है। एक बार शेयर कर लीजिए। अगर सब कोई अगर जुड़ गए हैं तो हम लोग बात भी करेंगे आगे की। जल्दी कीजिए थम्स अप नहीं तो कम से कम रेडी तो बोल दीजिए कि रेडी है। फटाफट जितने कोई है रेडी थोड़ा सा बोल लीजिए फटाफट। और थोड़ा सा लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे। लाइक में कंजूसी दिखेगा तब तो दिक्कत वाली बात है, मतलब कि सेशन में कमी मुझे लगेगी। मैं अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ आपके साथ हूँ, आप भी अपनी डेडिकेशन थोड़ा बहुत तो दीजिए, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से। इसलिए आपके जो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे मैंने पहले भी बताया था, अभी भी जो भी स्टूडेंट अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उसके लिए बताया, तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का एकदम बिल्कुल छोटा सा आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, टच कीजिएगा हल्का सा, तो सब्सक्राइब का बड़ा ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। नोटिफिकेशन बंद कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा नहीं लगता हो। मेरी अगर आती है जो क्लासेस आपका रेगुलर नहीं चाहिए तो आप नोटिफिकेशन बंद कर दीजिएगा।
लेकिन कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सारे स्टूडेंट लगभग आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। देखिए धातु का और जिनका छूट भी जाए पीछे का सेशन वो फिर से दोबारा रिवाइंड करके देख सकता है। देखिए धातु का निष्कर्षण की अगर बात करें तो धातु के निष्कर्षण के लिए हमने क्या किया गया है कि कल बताया था हमने कि 3 स्टेज बनाया गया है, अर्थात कि 3 क्रम बनाया गया है जिनको 3 पार्ट में बांटकर हमें निष्कर्षण को जानना है। पहला नंबर चीज़ जो फर्स्ट पॉइंट है वो जानना है जिनकी आपकी सक्रियता सबसे अधिक होती है, अर्थात कि जो कि आसानी से किसी से भी रिएक्शन कर लेता है, उन तत्वों के बारे में जानना है। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखें तो आपका सोडियम हो जाएगा, आउटर मोस्ट में एक सेल होता है और तुरंत किसी से भी वो रिएक्शन करने के लिए रेडी हो जाता है। पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये सब आपके उच्चतम आपका जो समूह है उसमें आता है, ठीक है। उसके बाद अगर बीच वाले की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा आपका एल्युमिनियम आ जाएगा, ठीक है, आयरन आ जाएगा, ये सभी होगा जो कि मध्य वर्ग के आपके रिएक्टिव है। और एक होता है आपका फाइनल लास्ट वाला जो कि सबसे कम रिएक्टिव होता है, और सबसे कम रिएक्टिव वाले में कौन आता है आपका गोल्ड आता है, अर्थात कि सोना आता है, सिल्वर अर्थात कि चांदी आता है, ये सभी प्लेटिनम आता है। तो ये सभी क्या होते हैं कि जो सामान्य रूप से हमारे वायुमंडल जो हो गया प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि यह कम से कम रिएक्टिव होते हैं, अर्थात कि रिएक्शन की क्रिया जनरली यह नहीं करते हैं, अभिक्रियाएं कम करते, इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं सबसे कम सक्रिय धातु के श्रेणी में इसे रखते हैं। अब क्या है कि जितने जिस फॉर्म में हैं सभी के अलग अलग फॉर्म में हैं और उस अलग अलग फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हम उनका निष्कर्षण कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि वायुमंडल में या पर्यावरण में हमें जैसा मिलेगा जो धातु उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका निष्कर्षण करना है। अब देखना ये है कि कौन से धातु का निष्कर्षण कैसे करना है। तो पहले हम लोग नीचे के क्रम से देखेंगे जिनमें निष्कर्षण की क्रिया कम होगी, आसानी से जो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पहले आसान कदम रखेंगे तब जाके आगे थोड़ा टॉप की तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फ्रेंड्स इनमें पहले की बात करें तो एक बार आप सारणी देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ये रहा आपके सब किसी को दिख रहा है? मे भी सब किसी को दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए अगर इसकी बात की जाए, अगर दिख रहा है आपको, तो इसमें बात किया जाए अगर कि ये निष्कर्षण कैसे होता है, क्या इसमें खास है, इसके बारे में तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये अयस्कों के सांद्रण करने की अर्थात कि शुद्ध रूप में अयस्क प्राप्त करने का मेथड बताया जा रहा है। इसमें क्या किया गया कि पूरे अयस्क को धरती पे जितने भी अयस्क है, जितने भी खनिज है, उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। पहला तो उच्च अभिक्रियाशील वाला, जहाँ पे अभिक्रिया तेज होती है, काफ़ी जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, जिनमें आपका क्या आता है सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, या फिर जिनके आउटर मोस्ट में एक सेल हो, सॉरी एक आपका इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। मैग्नीशियम इस कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि ज़्यादा अभिक्रियाशील, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी आपके उच्च अभिक्रियाशील समूह के अंतर्गत आते हैं। मध्य में वही लोग आते हैं जिनके अंदर आपके बाहरी कक्षा में 2 या 3 हो, 3 हो या उससे अधिक हो इस फॉर्म में, तो ये मध्यम अभिक्रियाशील में आते हैं। मध्यम अभिक्रियाशील की बात करें तो ये आपके इसके अंदर आ जाएंगे आयरन अर्थात कि लोहा आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है, कॉपर आ जाएगा, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और लास्ट आता है आपका निम्न अभिक्रियाशील, जो कि अभिक्रिया सामान्य रूप से करता ही नहीं है, सामान्य रूप से वायुमंडल में ऐसे ही पाया जाता है पर्यावरण में। तो उसके अंदर हमने बताया कि गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, अर्थात सोना चांदी, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात आती है कि सभी को किस फॉर्म में करेंगे। तो जो अभिक्रिया का सबसे कम अभिक्रियाशील वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात कि सल्फर से अभिक्रिया करके वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब जितने भी आपको गोल्ड होंगे या फिर अन्य जितने भी होंगे, सबसे निम्न आपके अभिक्रियाशील वाले हैं वह सल्फर के साथ अभिक्रिया करके प्राप्त होंगे। तो सल्फर के साथ अभिक्रिया करना मतलब क्या, सल्फाइड के रूप में प्राप्त होंगे। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, भर्जन विधि से उसे प्राप्त किया जाता है। भर्जन का मतलब होता है वायु की उपस्थिति में जब किसी अयस्क को गर्म करके शुद्ध अयस्क प्राप्त किया जाता है, शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं भर्जन।
भर्जन का मतलब होता है जब वायु की उपस्थिति में पूरी ताप दिया जाए, यानी अधिक तापमान दिया जाए और ताप देने के बाद शुद्ध धातु प्राप्त किया जाए, तो वो विधि हमारी क्या होती है, वर्जन होती है। भर्जन से हम धातु प्राप्त करते हैं और धातु में कुछ अशुद्धता होता है, उसे परिष्करण के माध्यम से हम इसे अलग कर लेते हैं। परिष्करण का मतलब कि विद्युत लेपन आपने सुना होगा, इनसे माध्यम से आपका बन जाने अभी विद्युत अपघटन विधि के द्वारा हम इसे क्या करेंगे, फिर से अलग कर लेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा परिष्करण के और फॉर्म में आपने सुना होगा विद्युत अपघटन के बारे में हमने बात किया। तो थोड़ा सा बता दूं, आप कभी भी अगर जाते हैं तो क्या कहते हैं, दुकान पे आप दो तरह की चीज़ें खरीदने जाते हैं, ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं। ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, पहले कहते हैं एकदम शुद्ध हॉलमार्क वाला दे दो, जो 24 कैरेट दिखता हो बिल्कुल सोना, वो सोना देना है, वही सोना खरीदना है। दुकानदार कहता है भाई रेट महंगा लगेगा, आप एक काम कीजिए नॉर्मल वाला गहना ले लीजिए। आप कहते हैं चलो वही गहना दे दो जो कम दाम में मिले, कुछ डिस्काउंट करके दे दे, वही गहना दे दो। आप वो गहना ले लेते हैं, ठीक है। अब मानते हैं कि घर लेकर आए, कुछ दिन के बाद वो काला पड़ने लगता है, तुरंत आप जाते हैं उसके पास, वो कहता है भाई आपने कम दाम का लिया था इस वजह से काला पड़ गया, काला हो गया। तो कहता है वो कि कोई बात नहीं, हम आपको उसको बदल के दूसरा दे देते हैं। दूसरा आपको दे देता है, मन आपको खुश हो जाता है कि हमने एक सोना के बदले दूसरा सोना ले लिया। लेकिन बाबू ये सोचने वाली बात है कि जब सोना ही है वो, तो एक हॉलमार्क वाला काला नहीं होता, और ये काला क्यों हो जाता है। केस ये भी आता है कि वह ज्वेलरी एक काला पड़ जाता है और एक काला नहीं पड़ता है, क्यों पड़ता है, क्यों ऐसा होता है। तो एक नंबर केस तो धातु की शुद्धता आपकी प्रॉपर नहीं होगी। धातु की शुद्धता प्रॉपर नहीं होने का मतलब क्या है कि धातु जो भी हम प्राप्त करेंगे वो धातु शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त होगा। अर्थात कहने का मतलब उसमें हमने क्या किया है, पहले से उसमें कुछ मिक्स कर रखा है। अर्थात कि आपका सोना के साथ हमने या तो चांदी मिलाया या एल्युमिनियम मिलाया या अदरवाइज जो भी चीज़ एक्स्ट्रा हमने मिलाया है उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करा है, जिसकी वजह से वह काला पड़ता है। दूसरा केस हो सकता है कि वो जो सोना आपने प्राप्त किया वो सोना हो ही नहीं, उसमें चांदी ही हो और ऊपर से क्या किया जाएगा, सोना का लेप चढ़ा हुआ हो, जिसे हम भाषा में कहते हैं सोना का पानी चढ़ा हुआ, ठीक है। तो सोना के पानी चढ़ने की बात जो आप लोग करते हैं हम भाषा में, वो सोना का पानी चढ़ना मतलब क्या होता है। सोना का पानी चढ़ने कहने का मतलब होता है कि सोने की परत चढ़ा देना, किसी धातु पर सोने की परत चढ़ा देने को ही सोने का पानी चढ़ा देना कहलाता है, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स, सोने का पानी चढ़ाना आप लोग सुने कि नहीं सुने, फटाफट बोलिए यस और नो में जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। सुना आप लोगों ने ना, चलिए वेरी गुड। अगर आपने सुना है सोने की पानी चढ़ाने की बात, तो ये बात एकदम कंफर्म है कि वो सोने की पानी जो चढ़ाई जाती है वो वास्तव में विद्युत अपघटन की विधि के द्वारा चढ़ाई जाती है। विद्युत अपघटन की क्रिया कैसे होती है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, हालांकि मैं शॉर्ट में अभी भी बता देता हूँ। एक आपका कंटेनर होता है, कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। जिस तरह से बैटरी में आपने देखा होगा एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस, आपने देखा होगा बैटरी में दिखता है आपको एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस, सेम वैसे आपका भी इसमें भी आपका दो कॉर्नर होता है आपका, ठीक है। ये हो गया आपका कोम और इसके अंदर दो कंटेनर हो गए आपके, दो हो गया, देखिए आपका एक हो गया आपका इलेक्ट्रोड और ये दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक हो गया हमारा एनोड और दूसरा हो गया हमारा कैथोड, ठीक है। अर्थात कि कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव वाला और एक हमारा क्या हो गया, निगेटिव वाला। इसमें बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है कि कैथोड निगेटिव वाला है कि एनोड निगेटिव वाला है, इस पर बड़ी डाउट होता है कि किसको हम क्या कहते हैं प्लस कहेंगे और किसको निगेटिव कहेंगे, ये हमेशा सस्पिशन रहता है बच्चों को। तो इसलिए मैं बता दूं कि इसे याद कैसे रखना है कि कौन आपका पॉजिटिव है और कौन आपका निगेटिव है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो होता है याद रखना आपको कौन, क्या याद रखना आपको, कौन, ठीक है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है, एक निगेटिव हो गया तो ये कौन से क्या मालूम चलता है, कैथोड जो होगा वो निगेटिव होगा, कैथोड जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। और दूसरा आपका बच जाता है, ठीक है, जो मोबाइल में आप लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं वो हो गया ऐप, एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, कहते हैं कि आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐप याद रखिएगा। अर्थात कि एनोड पॉजिटिव और कैथोड क्या हो जाएगा, निगेटिव, आसानी से याद रहेगा आपको।
ऐप कौन, अर्थात कि याद रखिए कौन सा ऐप, कौन ऐप, आसानी से याद रहेगा कि कौन का मतलब कैथोड जो होगा निगेटिव होगा, ऐप का मतलब एनोड जो होगा पॉजिटिव होगा। बताओ फ्रेंड्स याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, कौन ऐप, कौन सा ऐप। अभी थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी वाला है, आसानी से याद रहेगा। एप्लीकेशन बड़ा यूज करते हैं आप लोग, व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, फेसबुक हो गया, तो इनमें आपको याद रहेगा कौन सा ऐप, अर्थात कि कौन ऐप। इसमें कौन का मतलब आपका कैथोड और एन का न का मतलब निगेटिव, अर्थात कि जो कैथोड होगा वो निगेटिव साइन वाला होगा, ऐप मतलब एनोड जो होगा पॉजिटिव साइन वाला। बताओ फ्रेंड्स याद रहेगा कि नहीं, सबको कर लेगा सबको याद। हाँ भाई एप्लीकेशन वाला बात है, मोबाइल चलाने की बात है, ऐसे ही याद रहेगा आप लोग को। चलिए याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि आपको आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में कुछ जानकारी देनी है, तो इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि कौन आपका पॉजिटिव है और कौन आपका निगेटिव है। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कौन ऐप, कौन सा ऐप याद रहेगा आपका। कौन का मतलब कैथोड, अर्थात कि कौन का मतलब कैथोड निगेटिव, और ऐप का मतलब एनोड पॉजिटिव, राइट। सबको क्लियर है। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। अब क्या किया जाता है कि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें दोनों में आपका ऐप जो होगा, अर्थात कि एनोड वाला जो हमारा है, उस एनोड पे हम क्या करेंगे, अशुद्ध रखेंगे। क्या रखेंगे फ्रेंड्स, अशुद्ध धातु को, अर्थात कि जिस धातु को हमें प्राप्त करना है, जिस धातु से शुद्ध प्राप्त करना है, और ये धातु हमें कहाँ प्राप्त होगा, कैथोड पर शुद्ध धातु हमें प्राप्त होगा। याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन आता है कि शुद्ध धातु किस पर प्राप्त होता है, अर्थात कि विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध धातु किस पर प्राप्त होगा, तो हमेशा याद रखिए कौन पर बनेगा। कौन पर मतलब कैथोड पर निगेटिव में, कैथोड पर निगेटिव में शुद्ध धातु आपको प्राप्त होने वाला है। अशुद्ध धातु कहाँ मिलेगा आपको, पॉजिटिव पे, अर्थात कि ऐप में आपको अशुद्ध धातु मिलेगा, और आपका कौन अर्थात कि जो निगेटिव आपको वाला है वो किस में मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको कौन पर, अर्थात कि कैथोड पर। कौन अर्थात कि कैथोड पे। इससे आपका क्या होगा, अब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इनके अंदर द्रव पदार्थ डाला जाएगा, और द्रव पदार्थ में जो आपका द्रव होगा, यह द्रव वास्तव में इसके अंदर क्या पाया जाएगा, लवण। लवण हमने बताया था कि NaCl क्या है आपका, सॉरी NaCl क्या है आपका, लवण है, और ये लवण, इसमें लवण का घोल आपको प्राप्त होगा। इसमें क्या डालना है आपको, लवण का घोल डालना है। NaCl इसमें डालना है आपको NaCl प्लस में H2O जो डालते हैं आप, ये बैटरी के लिए होता है NaCl प्लस H2O, लेकिन आपको H2O यहाँ पे नहीं डालिएगा, आप NaCl डालिएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जब भी जैसे इसका विलयन आपको प्राप्त होगा NaCl का, ये लवण हो गया आपका, और जैसे इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आपका NaCl H2O का जो विलयन होगा, यह इनके अंदर आपका NaCl आपके आयन के फॉर्म में टूटेंगे, और इस आधार पे आपको शुद्ध धातु जो होगा कैथोड पे प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। क्लियर हो गया सब किसी को कि कैसे प्राप्त करना है, अर्थात एक कंटेनर होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक आपका नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को आपको कहना है एनोड, और आपका जो नेगेटिव वाले उसे कहना है कैथोड। कौन ऐप, इससे याद रखना है आप लोग को। अशुद्ध धातु जो है आपको एनोड पे, अर्थात कि ऐप पे प्राप्त होगा, और शुद्ध धातु कौन पे, अर्थात कि कैथोड पे प्राप्त होने वाला है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आगे की अगर बात करें, तो ये तो थे क्या हमारे निम्न अभिक्रियाशील के लिए हमने बात किया। इसमें बताया कि सल्फाइड ऐश प्राप्त होगा, सल्फाइड ऐश को भर्जन विधि द्वारा, अर्थात कि वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद प्राप्त करेंगे। अब फ्रेंड्स आगे की जब अगर बात करें हम लोग, तो वो देखना हमें मध्यम अक्रियशील, आपका अभिक्रियाशील जो धातु है उनके बारे में, उनके निष्कर्षण के बारे में हमें जानना है। तो फ्रेंड्स उनके बारे में जानने से पहले, आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट है जो कि हम आपको बता देना चाहते हैं इनके रिलेटेड, कि इनके अंदर जो हो गया आपके 2 तरह के ऐश होंगे, कार्बोनेट हो सकते हैं, सल्फाइड ऐश हो सकते हैं। अर्थात कि जिसके अंदर आपका CO3 जो होगा आपका जुड़ा हुआ होगा, या सल्फाइड के फॉर्म में हो तो सल्फर जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारे कार्बोनेट या सल्फाइड ऐश कहलाएंगे। जैसे CaCO3, तो ये क्या हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसके साथ क्या ऐड हुआ है हमारा कार्बोनेट, तो ये जो प्राप्त होंगे वो कार्बोनेट के फॉर्म में प्राप्त होने वाले अयस्क है। अर्थात कि जो मध्य अभिक्रियाशील धातु है वो 2 तरह की प्राप्त हो सकती है, या तो आपको कार्बोनेट अयस्क वाला होगा, या फिर सल्फाइड अयस्क वाला। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपके हो सकते हैं। उसके बाद अगर इसका निष्कर्षण करना, इसे प्राप्त करना हो, तो इनके लिए प्राप्त करने के लिए आपका क्या होगा,
या तो आप निस्तापन विधि से कार्बोनेट का करना हो तो निस्तापन से, और सल्फाइड को करना हो तो भर्जन से, अभी आपने देखा था। ठीक है, निस्तापन क्या होता है कि इसमें वायु की कम कमी होती है, अर्थात कि वायु की अनुपस्थिति में सामान्य रूप से जब किसी को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जब हम शुद्ध रूप में धातु प्राप्त करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं निस्तापन की प्रक्रिया। अर्थात कि भर्जन और निस्तापन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आपको थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति भरपूर रहती है और यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होती है। ठीक है, निस्तापन और भर्जन दोनों में हम ताप देते हैं, फुली टेम्परेचर देते हैं, लेकिन एक में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, इसमें रहेगा, और इसमें ऑक्सीजन आपका लगभग 9 के बराबर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आगे की अगर पॉइंट की बात करें तो इसके बाद क्या होगा, निस्तापन के बाद आपका धातु के ऑक्साइड प्राप्त होंगे, और धातु के ऑक्साइड को हम फिर क्या करेंगे, तोड़ कर आसानी से हम यहाँ पे शुद्ध रूप में प्राप्त धातु, शुद्ध धातु जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जैसे कि आपका सोडियम पोटेशियम की अभी हमने बात किया था कि ये सभी को अगर प्राप्त करना हो तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, विद्युत अपघटन विधि अपनाना पड़ता है, और विद्युत अपघटन विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसे शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे विद्युत अपघटन के द्वारा होता है इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया था अभी। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि एक पॉइंट करके फिर हम बताएंगे कि उसे कैसे प्राप्त करेंगे। आगे की अगर बात करें फ्रेंड्स, यहाँ तक सब किसी का क्लियर है कि नहीं, किसी को डाउट है तो बोलिए। अर्थात कि सांद्रण के लिए 3 कैटेगरी बांटी गई है, और 3 कैटेगरी में आपके कौन कौन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील। जो सबसे कम अभिक्रियाशील है उसमें एक ही ग्रुप आता है कि सल्फाइड अयस्क प्राप्त होगा, मध्यम वाला में कार्बोनेट या सल्फाइड दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, और ये उच्च जो होंगे आपके किसी भी फॉर्म में प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात जनरली ऑक्साइड के फॉर्म में प्राप्त होते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि सल्फाइड वाले को भर्जन से करना है, कार्बोनेट वाले को निस्तापन से, और जो ये प्राप्त होगा सिर्फ ऑक्साइड के फॉर्म में उसे हम लोग विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त करेंगे। क्लियर है। टोटल इसमें 3 ही विधि का यूज करना है, मेनली आपका वर्जन का, निस्तापन का और आपका विद्युत अपघटन। ठीक है, वर्जन, निस्तापन और आपका विद्युत अपघटन। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को, या किसी को डाउट है अभी भी? वर्जन, निस्तापन और एक तीसरा जो है आपका वह है विद्युत अपघटन। इसी 3 मेथड से आपको पूरे चैप्टर में आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि कैसे हमें प्राप्त होगा शुद्ध रूप में, क्या शुद्ध रूप में किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं आपके अयस्क को, धातु को, इसके बारे में। अब पहला नंबर चीज़ है कि अयस्क जब धरती से हम खोद कर निकालेंगे तो उससे हमें शुद्ध रूप में प्राप्त चाहिए। जैसे धरती के अंदर मान लीजिए कि धरती के अंदर बहुत सारे आपके क्या है, ये छोटे छोटे आपके ये अयस्क है, ये खनिज है, अयस्क है, ये इस फॉर्म में ये प्राप्त होते हैं। अब क्या हो गया कि इसको जब हम लाएंगे तो लाने के बाद हमें इसी रूप में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते यूज? क्योंकि इसमें हो सकता है कि छोटे छोटे आपके क्या हो, छोटे छोटे इसके अंदर आपके अशुद्धियाँ हो, और इन अशुद्धियों को गैंग के नाम से जानते हैं हम लोग। किसके नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? गैंग के नाम से, गैंग के नाम से जानते हैं। अर्थात क्या, इसे हम या फिर धातु मल के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। ठीक है, जिससे आपका क्या होता है कि इसके अंदर अशुद्धि के रूप में आपका प्राप्त होता है, इसे हम गैंग ही कहते हैं। ठीक है, और ये गैंग के रूप में इसमें प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं कि इससे हमें अलग करना पड़ता है। अलग करने की बहुत सारी विधि है, कभी भर्जन के द्वारा, निस्तापन के द्वारा एवं अन्य विधियों के द्वारा भी हम इसे अलग करने की कोशिश करते हैं, अलग भी हो जाता है। हालांकि अगर बड़े गैंग हो, अगर बड़े टुकड़े हो, बड़ी अशुद्धियाँ हो तो हम इसे चाट कर अलग करते हैं, या फिर आपका उससे भी नहीं हो तो आपका क्या कहते हैं, मेटल का आपका अगर जनरली जो आपका चुंबक से प्रभावित होने वाला हो तो उस समय चुंबकीय विधि के द्वारा भी यूज करते हैं, जिनसे आपका शुद्ध रूप में चुंबक जो है सटने वाला पदार्थ अलग हो जाएगा और अलग पदार्थ जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसा भी हमें आवश्यकता पड़े उसका यूज करते हैं। अर्थात कि गैंग को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है, और गैंग को अलग करने के लिए बहुत सारी अलग अलग विधियाँ अपनाई जाती हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं हम लोग सक्रिय श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातु का निष्कर्ष। मैंने बताया आपको क्या कि इसमें मेनली आपको क्या करना है, भर्जन विधि से करना है। जैसे यहाँ पर दे दिया आपको कि मरकरी का प्राप्त करना है। किसका प्राप्त करना है? मरकरी का। तो मरकरी का जो अयस्क है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि मरकरी का कौन सा अयस्क है, किस अयस्क से मरकरी हम शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो वह हमारा सिनेबार HgS, यानी कि मरकरी का सल्फाइड HgS। ठीक है,
तो यह इसे सिनेबार के नाम से जाना जाता है। यह इसका अयस्क है और इसे हम शुद्ध रूप में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, क्या आपके धातु अर्थात की मरकरी प्राप्त करते हैं। अब क्या है देखिए आपका HgS अर्थात कि सिनेबार है, इसे हमने क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया अर्थात कि ताप दिया। ताप के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर शुद्ध रूप में हमें ऑक्साइड इसके प्राप्त हुए। ये आपके मरकरी के ऑक्साइड हुए, प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में अलग हो गया। अब हमें जो यह ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इस ऑक्साइड का क्या करेंगे, इस ऑक्साइड का हम यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस ऑक्साइड का हम यूज कर लेंगे और इस ऑक्साइड का यूज करके हम उसके बाद हम शुद्ध रूप में क्या प्राप्त कर लेंगे, शुद्ध रूप में हम मरकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, HgO है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको गर्म किया और शुद्ध रूप में Hg प्लस में ऑक्सीजन को प्राप्त कर लिया। अर्थात क्या हो गया कि HgO को आप गर्म करके आपका मरकरी और ऑक्सीजन के रूप में अलग करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, HgS जो है उसका तापन करना पड़ेगा अर्थात कि भर्जन करना पड़ेगा। और भर्जन में क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये आपका मरकरी हो गया, आपका मरकरी के ये हो गया आपके क्या, मरकरी के ये आपके अयस्क हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने इसको गर्म किया और गर्म करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, गर्म करने के बाद प्राप्त हुआ आपका HgO अर्थात कि मरकरी के ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड इससे गैस के रूप में बाहर निकल गया। अब आपने क्या किया, इस आपके ऑक्साइड को आपने फिर से गर्म किया और गर्म करने के बाद शुद्ध रूप में आपको क्या प्राप्त हुआ, मरकरी प्राप्त हुआ एवं ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि सक्रिय श्रेणी के जो सबसे नीचे आने वाले धातु हैं इनको हम इनसे निष्कर्षण कर लेते हैं और आसानी से निष्कर्षित करके हम प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को, अर्थात कि हाइड्रोजन आपका जो भी आपका सबसे नीचे वाला होगा सल्फाइड के फॉर्म में होगा। सल्फाइड को आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना है, गर्म करने के बाद उसके ऑक्साइड प्राप्त होंगे और उनके ऑक्साइड को गर्म करके आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, आपका शुद्ध रूप में धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को डाउट इसके बारे में तो बोलिए। एग्जाम्पल आप लोग देख ही रहे, मरकरी है आपके, या फिर आपका सिल्वर हो जाएगा आपका, उसके बाद सिल्वर हो जाएगा, चांदी सोना हो जाएगा आपका, तो इस रूप में हो जाएंगे वो। जनरली तो आपको शुद्ध रूप में ऐसे ही प्राप्त होते हैं, उनको सिर्फ वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, ऐसे ही आप उसे तोड़कर डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है किसी को? चलिए अगर क्लियर है तो देखते हैं आगे की बात करें। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए कॉपर का भी दे रहा है आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में। अब कॉपर को करना हो तो क्या करेंगे, हालांकि कॉपर को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्योंकि कॉपर एग्जाम में आते हैं और किन आपके जो आते हैं उनके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं हम लोग। देखिए जो एग्जाम में आपके आने वाले वो देखिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये तीन मस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तीनों में से एक आपका कंफर्म है कि आएगा। अगर इस बार आप एग्जाम का पेपर देख लीजिए, अगर आयरन का आया हो तो आयरन का छोड़ दीजिएगा, कॉपर और एल्यूमिनियम देख लीजिएगा। अगर कॉपर का आया हो तो कॉपर छोड़ दीजिएगा, आयरन और एल्यूमिनियम देख लीजिएगा। अगर एल्यूमिनियम का आया हो तो एल्यूमिनियम छोड़कर आयरन और कॉपर का देख लीजिएगा। इससे क्या होगा आपको कि एग्जाम में उसी दोनों में से तीनों में से क्वेश्चन आता है, क्योंकि ज़्यादा रिपीटेशन इन्हीं तीन का होता है, ठीक है, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम का। इसी का एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है। इनके तीनों का निष्कर्षण हम ज़्यादा डिटेल में आपको बताने वाले हैं, जो कि आज के सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कल के सेशन में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। और आप ये लिख के रख लीजिए, आप इसका नोट्स बना के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, जैसे समझना है आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए या बार बार इस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन ये चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इस तीनों में से क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे भी इसे याद रखना है। अगर 5 नंबर आपको चाहिए एग्जाम में तो ठीक है, गारंटी लिख के रखिए, ये जरूर आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए, सक्रियता श्रेणी के मध्य में अगर स्थित हो तो मध्य में हमने 2 टाइप बताया कि मध्य में कौन कौन से टाइप बताया, या तो सल्फाइड हो सकता है या फिर क्या हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब केस आता है कि जब सल्फाइड होगा तो उसे भर्जन विधि का यूज करेंगे। अब अगर कार्बोनेट होगा, अगर कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेट के लिए निस्तापन का यूज करेंगे। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, सल्फाइड आयस को आपको यहाँ पे बता रहा है कि किसे कहेंगे हम लोग, सल्फाइड आयस को क्या करेंगे, कार्बोनेट की धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। अर्थात सल्फाइड आयस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड के फॉर्म में प्राप्त होता है, जिसे हम लोग भर्जन के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा आपका निस्तापन है, जिसमें सीमित वायु होती है, अर्थात कि वायु की उपस्थिति कम से कम होती है, लगभग 9 के बराबर, और उसे गर्म करके जब ऑक्साइड के फॉर्म में परिणत करते हैं तो उसे हम लोग निस्तापन के नाम से जानते हैं। बताओ फ्रेंड्स, भर्जन और निस्तापन क्लियर है सबको? वायु की उपस्थिति में गर्म करे तो भर्जन, वायु की उपस्थिति में गर्म करे तो निस्तापन। ठीक है, अर्थात कि ऑक्सीजन रहे तो भर्जन हो जाएगा, ऑक्सीजन न रहे तो निस्तापन। निस्तापन देखने से ही समझ लो ना कि ऑक्सीजन को निकाल देना है। निस्तापन ऑक्सीजन को निकाल देना है। यहाँ पे कह रहा है ना फर्स्ट वर्ड निस्तापन, अर्थात निकाल दो भाई, ऑक्सीजन को निकाल दो, हो गया। और भर्जन कह रहा है भर दो, ऑक्सीजन को भर दो, तो भर्जन हो जाएगा। निस्तापन निकाल दो ऑक्सीजन को, याद रखो, इसी में याद रहेगा। भर्जन, भर्जन मतलब ऑक्सीजन को भरना है इसमें, ऑक्सीजन को भरना है इसमें भर्जन। निस्तापन ऑक्सीजन को निकालना है इसमें। याद रहेगा सबको कि नहीं याद रहेगा? फटाफट बताओ। भर्जन विधि किसके आपके आयस, किस किस आयस के आपके निष्कर्षण में काम आता है? फटाफट बताइए। भर्जन किस आयस्क के निष्कर्षण में काम आता है हमारा? जल्दी कीजिए। जल्दी बताइए फटाफट। ठीक है, सल्फाइड के। और उसके बाद निस्तापन की बात करें तो निस्तापन किस में आता है? वेरी गुड। निस्तापन करना हो तो कार्बोनेट अर्थात कि CO3 का। ठीक है, निस्तापन करना हो तो CO3 का, और सल्फाइड का करना हो तो आपका कौन सा विधि? भर्जन विधि काम आने वाला है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है? और क्या होता है कि आपका जो मध्यम श्रेणी है, अर्थात कि सक्रिय श्रेणी के जो मध्य में निष्कर्षण होता है, उनमें दोनों आते हैं आपके। एक तो आपका क्या, एक सल्फाइड वाला प्राप्त होगा और दूसरा कार्बोनेट वाला, दोनों यूज होता है। क्लियर है सब किसी को? अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम आपको दिखा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपको जिंक से प्राप्त करना है, जिंक को प्राप्त करना है। ठीक है, तो आपका क्या है, जिंक आयस को भर्जन निस्तापन के साथ आपका किया जाता है, अर्थात कि इसका अगर प्राप्त करना होता है आपका जिंक ब्लेड जो होता है, उनसे हमें जिंक प्राप्त होता है शुद्ध रूप में। तो यहाँ पे देखिए जिंक सल्फाइड, ये आपके सल्फाइड वाला प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो हम इसे क्या कहेंगे? भर्जन नाम देंगे। इसे किस नाम से जानेंगे? इस क्रिया को हम भर्जन के नाम से जानेंगे। और भर्जन करने के बाद हमें शुद्ध रूप में क्या प्राप्त होगा? जिंक के ऑक्साइड, और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड आपका गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपने जिंक सल्फाइड को गर्म किया, और गर्म करने के बाद जिंक के ऑक्साइड प्राप्त हुए, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलकर बाहर की तरफ आ गया। इस क्रिया को हमने भर्जन का नाम दिया। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? ऑक्सीजन को भर दिया है, इसलिए इस क्रिया का क्या नाम रहेगा? भर्जन। अब बताओ याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? भर्जन मतलब कि ऑक्सीजन को उसमें डाल दो। क्लियर है सबको? चलिए अगर क्लियर है तो देख लीजिए अगला निस्तापन। निस्तापन में देखिए कार्बोनेट वाला आपका मिल गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से, देखिए जिंक आपका कार्बोनेट वाला मिल गया ना ये। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? इसे करने के लिए हमें कौन सा विधि अपनाना पड़ेगा? इसके लिए हमें अपनाना पड़ेगा निस्तापन के लिए, इसके लिए विधि अपनाना पड़ेगा हमें निस्तापन का। और निस्तापन का जब करेंगे जिसमें वायु की उपस्थिति नहीं रहेगी तो हमें क्या होगा? शुद्ध रूप में आपका जिंक ऑक्साइड प्राप्त होंगे, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस प्राप्त होगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सब किसी को? अर्थात कि भर्जन और निस्तापन दो तरह की अलग अलग विधि होती है, एक में वायु की उपस्थिति और दूसरी वायु की अनुपस्थिति से। ठीक है, और जो मध्यम वाला होता है उसमें दोनों पाए जाते हैं, कार्बोनेट वाले और सल्फाइड वाले। कार्बोनेट वाले को अगर प्राप्त करना हो तो आपको निस्तापन का यूज करना है और सल्फाइड का यूज करना है, तब आपको भर्जन विधि से आपको प्राप्त करना है। क्लियर है सब किसी को? किसी को डाउट है तो बोलिए। नो डाउट? चलिए ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो थोड़ा सा और जान लीजिए आप। यहाँ पर देखिए आपका जिंक ऑक्साइड आपका प्राप्त हो गया। अब जिंक ऑक्साइड से अगर प्राप्त करना हो तो उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? जिंक ऑक्साइड का आपका
ये जो जिंक ऑक्साइड है इसका अपचायक के रूप में यूज करेंगे। और अपचायक में आपको पता है कि ऑक्सीजन को क्या करना होता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालना पड़ता है, तब उसे अपचायक कहते हैं। हमने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव सेशन कराया था, अपचायक के बारे में बताया था, अपचायक और अपचायक के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। तो ऑक्सीजन जब कार्बन के साथ इसे मिलाकर हम गर्म करेंगे, अर्थात कि कोक की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे, कोक के साथ मिलाकर गर्म करेंगे, तो हमें शुद्ध रूप में सॉलिड फॉर्म में जिंक प्राप्त होगा और गैसीय फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर बाहर की तरफ निकल जाएगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। जिंक ऑक्साइड को कोक की उपस्थिति में गर्म करने से आपको जिंक शुद्ध रूप में प्राप्त होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके गैस रूप में होगा, जो कि शरीर से नहीं, आई मीन इस अभिक्रिया से बाहर की तरफ निकल जाएगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है किसी को डाउट है तो बोलिए, क्लियर है किसी को। हमने आज दो विधि आपको बताया, एक बताया आपको क्या कि भर्जन और दूसरा निस्तापन। इसमें हमने देखा दो बारे में, अर्थात कि सबसे कम सक्रियशील और आपका मध्य सक्रिय, आपका सक्रिय वाले जो अभिक्रिया करने वाले जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों के उन धातुओं को कैसे निष्कर्षण करते हैं उनके बारे में जाना। कल हम लोग जानेंगे थोड़ा सा उनके बारे में जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट के बारे में जानेंगे, स्पेशली एल्युमिनियम आपका, उसके बाद आयरन, और उसके बाद एक और है आपका एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर। इन तीनों के बारे में, निष्कर्षण के बारे में कल के क्लास में हम जानेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए हमने आज की सेशन में इसे छोड़ दिया। आप पूरे सेशन में आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद।